हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बी आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करती हूं। तो कल से हमारा मुगल वंश जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने मूल रूप से बाबर के बारे में जो उनकी जो परिचय थी उनके बारे में हम लोगों ने जानने का कोशिश किया। मुगल वंश का स्थापना बाबर करता है और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। और जब बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है 1494 ईस्वी में, उसी साल उसके पास काफ़ी सारी चुनौतियां होती है। उसको समरकंद का शासक बना दिया जाता है और वो समरकंद को संभालने के लायक उनकी आयु नहीं होती है। किंतु 1494 ईस्वी में ही जिस साल उसके पिता की मृत्यु होती है, उसी साल में वो समरकंद पे आक्रमण करता है और उसको वहाँ पे असफलता हाथ लगती है। फिर 1497 में जाता है और वहाँ पे उसकी जीत हो जाती है, किंतु वहाँ पे वह मात्र 100 दिन तक वहाँ पे टिक पाता है, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से उसके 100 दिन के बाद फिर वो वापस आ जाता है। फिर जाता है 1501 ईस्वी में। 1501 ईस्वी में जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे मात्र 8 महीना तक वो स्थापित कर पाता है, क्योंकि मैं आपको कल भी अच्छे से बताई थी, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ जो है काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से फिर वहाँ से 8 माह रहने के बावजूद वो फिर वहाँ से वापस आ जाता है। फिर उसके बाद वो सोच लेता है कि वहाँ पे बार बार वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ काफ़ी अच्छी होने की वजह से वह वहाँ पे अपना सत्ता को मजबूत नहीं कर पाता है। उसके बाद उसकी ध्यान पड़ती है काबुल की तरफ। जब काबुल पे वो आक्रमण करता है तो वहाँ पे 1504 ईस्वी में काबुल पे वो आक्रमण करता है और वहाँ पे उसकी जीत हो जाती है। इसी प्रकार से 1507 ईस्वी में उन्होंने पातशाह की उपाधि धारण किया। इसके बाद फिर 1511 ईस्वी में उन्होंने पुनः फिर से गया समरकंद। सोचा क्या बता इस बार मैं जीत जाऊं, किंतु वहाँ भी फिर से उसको 1511 ईस्वी में फिर से उसको असफलता हाथ लगती है। तो फाइनली इतनी सारे उतार चढ़ाव के बाद उनको असफलता हाथ लग रही थी। फिर उन्होंने सोचा भारत के सीमा क्षेत्र पे आक्रमण करने के लिए। तो उन्होंने 4 बार आक्रमण किया भारत के सीमा क्षेत्र पे और चारों बार उनकी जीत हो जाती है। जीत होती है, किंतु वहाँ पे वो स्थापित नहीं हो पाता। वो बस ये देखने जाता है कि भारत पे मैं आराम से जीत पा रहा हूँ कि नहीं, इस चीज़ को वो देखने के लिए जाता है। इसी प्रकार से पहुँच जाता है 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के पास। पानीपत के युद्ध से पहुंचने से पहले उसको बाबर को जो है भारत से काफ़ी सारी निमंत्रण आ रहा था कि आप जो है दिल्ली में बैठे हुए इब्राहिम लोदी, उसको जाइए वहाँ से हटाइए। और उसके बाद सभी को लग रहा था, जो राजा को ऐसा लग रहा था, जो दक्षिण भारत के राजा सब थे, इनको लग रहा था महमूद गजनवी के जैसे बाबर आएगा, दिल्ली को पूरा लूटेगा, धन संपत्ति लेगा और वापस चला जाएगा। किंतु हमारे जो ये खानवा के युद्ध जो हुआ है राणा संगा का, ये बहुत बड़ा सपना लेके बैठा हुआ था। बाबर आएगा, दिल्ली में आराम से अपना बहुत सारा धन लूटेगा और वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार से 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। पहली बार से इस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग यदि बात करें तो ये तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब प्रयोग जो है पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में होता है। और दिल्ली सल्तनत के मुगल वंश के ये पहला ऐसा शासक होता है कि जो युद्ध क्षेत्र में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। उसके बाद बाबर आगे बढ़ता है, आ जाता है खानवा का युद्ध के पास। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये खानवा का युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। तो खानवा का युद्ध मेरे दोस्त 17 मार्च 1527 ईस्वी को स्टार्ट होता है। ये खानवा के जो युद्ध किसके साथ होता है, तो राजपूत राजा राणा संगा के साथ होता है। और यही राणा संगा बाबर को बोला था, आप आइए दिल्ली, इब्राहिम लोदी को हरा करके सारा धन संपत्ति लीजिए और वहाँ पे मेरा सत्ता स्थापित कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ से चले जाइए। किंतु बाबर ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोगों ने देखा बार बार वो समरकंद पे एकदम जा रहा है, युद्ध कर रहा है, वहाँ पे उसकी सत्ता जो है स्थापित नहीं हो पा रही थी। बड़ी मुश्किल से बेचारा को एक जगह दिखता है भारत में, यहाँ पे वो आराम से चैन की ज़िंदगी जी सकता है। तो चैन का ज़िंदगी जीने के लिए वो पानीपत के प्रथम युद्ध में बस एक विचार किया था, एक विचार करता है कि मुझे भारत में रहना है। और जिसकी खबर जो है धीरे धीरे भारत के जितने भी दक्षिण के क्षेत्र के जितने भी राजा थे, सबके ऊपर धीरे धीरे ये कानों खान ये खबर पहुंच जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खानवा का युद्ध बाबर और राजपूत राजा राणा संगा के साथ। तो लेकिन बाबर को इतना पता था, ये राणा संगा काफ़ी योग्य शासक थे। कहा जाता है कि राणा संगा के बारे में
राणा संगा जो है अपने जीवन में 100 से अधिक युद्ध किए थे और इनके शरीर पे बहुत सारे घावों का निशान था। तो इस चीज़ के बारे में बाबर को पता चलता है और बाबर के पास काफ़ी कम सेना भी हुआ करती थी, काफ़ी कम सेना थी राणा संगा के। जितने भी इनके पास सैनिक थे वो सैनिकों को उकसाता है, बोलता है कि खानवा का युद्ध करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस युद्ध को युद्ध करने के लिए उसके पास कोई ऐसा कुछ नहीं रहता है, जिसके लिए वो बोलता है जिहाद के लिए हमें ये खानवा का युद्ध करना ही पड़ेगा। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। तो उन्होंने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा अपने प्रजा को उत्साहित करने के लिए एक मोटिवेशनल देता है, बैठ के प्रवचन करते हैं वो। और प्रवचन के साथ साथ उसका जो आदत है, किसी भी राजा का आपको पता ही होगा, मीट मछली मदिरा एकदम चलता ही रहता था। उन्होंने सारे प्रजाओं को एकदम मीट मछली खाने के लिए मना कर दिया, मदिरा खाने के लिए शराब की बोतलों को जो है उन्होंने फेंक दिया। इस प्रकार से उन्होंने जिहाद का नारा दिया और फाइनली यहाँ से स्टार्ट किया खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये खानवा का युद्ध बाबर और राजपूत राजा राणा संगा के साथ हुआ था, जिसमें जिहाद का नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो पहली बार बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया और फाइनली इसमें राणा संगा हार जाते हैं और यहाँ पे बाबर की जीत हो जाती है। उसके बाद बाबर जो है गाजी का उपाधि धारण किया था। कहा जाता है कि बाबर जो है खानवा के युद्ध में बहुत सारे राजपूतों का इन्होंने वध किया था और वध करने के बाद उसका गला काट करके एक बहुत बड़ा मीनार घोषित किया था और अपने प्रजाओं को बताया कि हम लोगों ने जिहाद को सफल मनाया। मतलब प्रजाओं को उत्साहित करने के लिए, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे राजपूत का गला काट करके इतना बड़ा मीनार बना दिया, जिससे कि उसके प्रजा जो है बिल्कुल खुश हो पाए। उसी प्रकार से यहाँ पे खानवा की युद्ध खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चंदेरी का युद्ध। अब ये चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। अब ये मेदिनी राय कौन थे? ये मेदिनी राय राणा संगा का ही एक शासक था। राणा संगा का ही एक शासक था और बाबर इसको खबर भेजता है मेदिनी राय के पास, तुम जो है हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो और हमारे पास आ जाओ। लेकिन मेदिनी राय भी कहाँ मानने वाले, कहाँ राजपूत शासक, आपको पता ही है राजपूत की तो एक बार जो आवाज़ लगा देता है जान जाए किंतु आवाज़ नहीं जाए, यही है ना, कुछ इस टाइप से बोला जाता है। तो मेदिनी राय जो है उसकी अधीनता को नहीं स्वीकार करता है और यहाँ पे स्टार्ट होता है चंदेरी का युद्ध। और इसमें भी बाबर क्या करते हैं, जिहाद का नारा देते हैं। इसमें भी बाबर अपने सैनिकों को बोलता है ये भी हमारा धर्म युद्ध है, इसको भी जीतना हमारे लिए बहुत प्रतिष्ठा का बात है, क्योंकि हमारे अपने इस्लाम धर्म का रक्षा करना है। फिर से अपने प्रजा को ये फिर से मोटिवेट करता है, बार बार मोटिवेट करता है और फाइनली उसकी यहाँ पर भी जीत हो जाती है। चंदेरी की युद्ध में भी यहाँ पे भी मेदिनी राय का हार हो जाता है और बाबर की जीत हो जाती है और यहाँ पे उसका जिहाद जो है वो सफल हो जाता है। उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है 5 मई 1529 में। ये घाघरा कहाँ पे था? तो ये बिहार के क्षेत्र में घाघरा एक नदी है, वहाँ पे कहा जाता है कि बाबर और अफगान शासक महमूद लौदी के बीच हुआ था। तो ये महमूद लौदी कौन थे? यही इब्राहिम लौदी का भाई था। ये क्या करता था, बार बार बाबर को उकसाते रहता था, उसके पास उसके सीमा में जाकर के कुछ ना कुछ मतलब उसको परेशान करते रहता था। तो नज़र पड़ता है बाबर का इस अफगान शासक महमूद लौदी के बीच। ये सोचता है जब तक इसका भी निपटारा नहीं करेंगे ये चैन से हमें जीने नहीं देगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासक महमूद लौदी के बीच लड़ा गया था और फाइनली इसमें भी बाबर की जीत हो जाती है। घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था, इसीलिए इस युद्ध को घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक ये है बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया। मतलब किसी तरह से बस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके क्रमबद्ध उनका जो युद्ध है ये इससे लेकर के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर चला गया। यदि मैप में आप लोग देखिएगा तो सबसे अच्छी बात है, मैप से पढ़िए तो बहुत अच्छा है। ऐसे याद रखने के लिए कुछ भी ट्रिक्स, बस याद किसी तरह से रहना चाहिए। चलिए, उसके बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है।
1929 में घाघरा का युद्ध हुआ। उसके 1 साल के बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु को भी लेकर के दो तीन तरह की बातें हैं। कहा जाता है कि बाबर को जो है यहाँ का जलवायु जो है वो फिट नहीं कर पा रहा था। कोई बोल रहा था कि बाबर को बहुत ज़्यादा नशा करने की आदत थी, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत सारी बातें थी, किंतु फिर भी हम लोग को बस ये याद रखना है कि बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गया था। अब इसके बाद बाबर को दफनाया जाता है कहाँ पे? तो आराम बाग में। बाबर को कहाँ पे दफनाया गया था? तो आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था। और उसके बाद उसको काबुल में दफनाया गया था। मेरे दोस्तों, काबुल में क्यों दफनाया गया था, जरा इसको थोड़ा समझिएगा। बाबर के जो पोता हैं अकबर जी अकबर जो बकलोलवा तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि काफ़ी उसके पास नॉलेज था, लेकिन किताबी नॉलेज नहीं था, वो पढ़ नहीं सकते थे, वो अंगूठा छाप थे। तो उनके पास वो बहुत सारा जो है अनुवादक रखे हुए थे। क्योंकि ये बाबरनामा जो लिखा गया था वो तुर्की भाषा में लिखा हुआ था और उसके पास बहुत सारा अनुवादक था, जिसमें थे अब्दुल रहीम खान खाना था। और बार बार अकबर जो है बोलता था तुम इस किताब को पढ़ो और बताओ उसमें क्या लिखा हुआ है। एक दिन उन्होंने बोला, अरे मेरे दादाजी जो हैं वो एक पुस्तक लिखे हैं तुजू के बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है। अब ये सोचा, तुर्की भाषा इसको पढ़ने आता नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने उसको फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारा किताब पढ़ के सुनाया। एक दिन की बात है, जब अकबर सो रहा था 12 बजे रात को, ये अब्दुल रहीम खान खाने आता है और गेट खटखटाता है। अरे अकबर क्यों सो रहा है, बहुत ज़रूरी बात है, सुन तो लो। बोलता है क्या बात है, ज़रा बोलो। बोलता है इस किताब में ये लिखा हुआ है कि बाबर का अंतिम इच्छा था हमको जो है काबुल में दफनाया जाए। तो बोलता अरे ऐसा बात था? तो बोलता जी बिल्कुल। तो क्या करता है, आपको पता ही है मुस्लिम में हो, जब दफना दिया गया तो कुछ तो बचेगा नहीं। किंतु उन्होंने अपनी दादा की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ से सारा कुछ को उठाया और उसके बाद जो है इनको काबुल में दफना दिया गया। तो इस प्रकार से इसीलिए पहले आराम बाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में दफनाया किया गया। इस प्रकार से आप लोग को याद रहेगा, इसलिए थोड़ी सी कहानी होनी चाहिए बीच में, है ना? बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद बाबर की एक आत्मकथा है जो कि तुजू के बाबरी, इसकी आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखा गया है, जिसको अब्दुल रहीम खान खाना ने इनको फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर का जो आत्मकथा है तुजू के बाबरी, इसको फारसी में किसने अनुवाद करवाया था? अब्दुल रहीम खान खाने ने फारसी में अनुवाद करवाया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन्होंने ज्यामिति विधि पर नूर अफगान बाग, जिसको आराम बाग कहा जाता है, उसका इन्होंने निर्माण करवाया था। अब ये ज्यामिति विधि क्या थी? ज्यामिति विधि मेरे दोस्तों कहा जाता है कि इस तरह से चरखुट होकर के जो है एक बाग का निर्माण किया जाता था, जिसमें नहर से यदि पानी आएगी, इस विधि से पानी उसमें आता था कि आराम से इस बाग को पानी उसमें पहुंच जा सके। उसी विधि को ज्यामिति विधि कहा जाता है। उसके बाद इनको नवीन शैली में इन्होंने मुवैयान लिखा था, जो कि मुस्लिम कानून का एक पुस्तक होता था। मुस्लिम कानून का एक पुस्तक था जो नवीन शैली में मुवैयान लिखा गया था, तो इसके लिए भी बाबर जी को याद किया जाता है। अब बाबर के रहते ही कहा जाता है कि उन्होंने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, जो कि उनके बेटा थे। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग हुमायूं के पास। हुमायूं का यदि हम लोग शासनकाल देखें, 1530 से लेकर के 1556 तक इसका शासनकाल रहता है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था और इसकी माँ का नाम था माहम सुल्तान। इसकी माँ का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हुमायूं के 4 भाई बहन हैं और चारों के जो हैं अलग अलग माँ है। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि हुमायूं की माँ कौन थी, कामरान की माँ कौन है, अस्करी की माँ कौन थी। इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो हुमायूं की जो माँ थी वो माहम सुल्तान थी। उसके बाद हुमायूं को भाई था कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो मेरे दोस्तों, बाबर
जब मरे थे उससे पहले हुमायूं को बोले थे ये सारे क्षेत्र को तुम लोग आपस में बांट लेना, किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो बाबर अपने पिता की अनुमति के आधार पे उन्होंने क्या किया था, अपने भाई कामरान जो कि गुलरुख बेगम की ये बेटा था, उसको उन्होंने काबुल और कंधार दे दिया। दूसरा इसका भाई था अस्करी, जिसको इन्होंने संभल का क्षेत्र दे दिया, और इसकी भी माँ का नाम गुलरुख बेगम ही था। मतलब गुलरुख बेगम से 2 संतान की उत्पत्ति हुआ था, एक कामरान का और दूसरा अस्करी का। इसके अलावा इसका भाई था हिंदाल जो कि दिलदार बेगम का ये बेटा था, इसको इन्होंने अलवर का पूरा क्षेत्र दे दिया था। इसके अलावा इसके पास एक सुलेमान मिर्जा इसका चचेरा भाई था, कहा जाता है कि उन्होंने उसको बदखसा का प्रदेश दे दिया था। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र को जो है आपस में बांट दिया था। और इतिहासकार कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा भूल यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जहाँ से बंटवारा स्टार्ट हो जाती है, अभी भी आप लोग देखते होंगे वर्तमान समय में जब बंटवारा स्टार्ट हो जाता है तो फिर वहाँ की स्थिति क्या होती है, और यही हुमायूं का सबसे बड़ा भूल साबित होता है। इस प्रकार से उसकी एक बहन भी थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा नामक एक पुस्तक भी लिखी है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा हुमायूं का जन्म, उसकी माँ कौन थी, कितने भाई थे, किन किन भाइयों को उन्होंने कौन कौन सा क्षेत्र दिया था, इन सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हुमायूं के द्वारा कौन कौन सा युद्ध हुआ, किस किस युद्ध में उसकी जीत हुई, उसकी जो जीवन का जो सफ़र था वो कैसे तय होता है, कैसे उसकी मृत्यु होती है, इन सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।